नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सुप्रीत सचदेव। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली में कांग्रेस के सत्याग्रह की। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने रविवार को सत्याग्रह किया। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि वे नकली राष्ट्रवादियों को पहचाने। नई सैन्य भर्ती योजना युवाओं और सेना के लिए विनाशकारी होगी। उन्होंने युवाओं से कहा कि इस लड़ाई में कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने युवाओं से कहा कि लोकतांत्रिक तरीके, सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर चलकर इस सरकार को गिराएं। उन्होंने कहा कि अब देश में ऐसी सरकार बननी चाहिए जो असली देशभक्त और गरीबों के कल्याण का काम करे। सत्याग्रह के दौरान सीएम गहलोत ने बीजेपी की कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के नारे पर तीखा हमला बोला। गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी से हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी वाले हमें दुश्मन मानते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि उन लोगों के बाप दादा भी आ जाएंगे तो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बनने वाला है। देश में हर जगह कांग्रेस है, हर गांव में कांग्रेस की चौकी है। ये विचारधारा है, ये कभी मुक्त नहीं होगी। कांग्रेस की विचारधारा देश का डीएनए है। सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी आरएसएस ने करप्शन में आतंक मचा रखा है। सीएम गहलोत ने कहा कि ये लोग संविधान कानून से नहीं, अपनी सोच से देश को चलाना चाहते हैं। इनकी सोच बहुत खतरनाक है। जंतर मंतर पर हुए सत्याग्रह में एआईसीसी महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल, लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी, हरीश रावत, संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश, सलमान खुर्शीद, सचिन पायलट, दीपेंद्र हुड्डा और अजय माकन सहित कई शीर्ष कांग्रेस नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। इधर बीजेपी ने अग्निवीर जैसी योजनाओं को देश के युवाओं के हक में बताया। राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई को कानून के अनुसार बताया। और आज हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है। चर्चा हम करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। तो आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान सुनाते हैं। अशोक गहलोत साहब, आप जाना चाह रहे थे। पूरे देश का मूड समझ रहे सरकार। पूरे मुल्क में अचानक घोषणा हुई है। पहले पार्लियामेंट डिस्कशन होता, उसके बाद में फैसले होते, ज़्यादा बेटर रहता। लोगों में बहुत भयंकर आक्रोश है। लोगों को समझना चाहिए, सरकार को समझ रहे तो समझ जाना चाहिए। तो ये गहलोत साहब सरकार जो है, गहलोत साहब सरकार जो है अपनी बात पर अडिग है। सरकार अडिल है, ये सरकार अडिल ही है हर मामले में। किसानों का हो, मजदूरों का हो, कोई मामला हो, ये अडिल सरकार ही है। पर बाद में माफी मांगनी पड़ती है लोगों को। ये नौबत क्यों आए? आप लोग विरोध ऐसे ही करते हैं? देश के अंदर हालात बहुत गंभीर है। लोग कानून हाथ में लेने वो अच्छी बात नहीं है। हम उनको रोक रहे हैं। कोई इंसान नहीं होनी चाहिए, कोई इंसान नहीं होनी चाहिए। बोगे जला रहे हैं बच्चे, उनको कुछ समझाया नहीं इन लोगों ने। पहले अचानक सब कुछ कर दिया। ये कभी तरीका है क्या? पार्लियामेंट डिस्कशन होता, डिफेंस कमेटी होती, वहाँ डिस्कशन होते, नेशनल डिबेट होती, उसके बाद में कोई फैसला होता। तो ये स्थिति नहीं बनती। जानबूझ का भी ये भर्ती शुरू भी कर रहे हैं बहुत जल्दी। ये एक नया आर्मी ने नोटिफाई किया है गहलोत साहब। आर्मी ने ये तो अचानक क्या जरूरत पड़ गई है? नोटिफाई कर रहे हैं, उनमें फूट पड़वा रहे हैं कि जो लोग अग्निपथ में आंदोलन भाग लेंगे उनका नाम नहीं लिखेंगे हम लोग। ये डिवाइड एंड रूल करने वाली बात कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। सारे बच्चे हमारे ही हैं। शांति और अमन चैन बनाकर रखें। हिंसा किसी भी सवाल का जवाब नहीं हो सकता। सरकारी संपत्ति को नष्ट करना, हम इसको गलत मानते हैं और सबसे विनम्र निवेदन करते हैं कि शांति बनाकर रखें। लेकिन नौजवान आज देश का आक्रोशित है, असुरक्षित है, अपने भविष्य के लिए चिंतित है। आपने जो खिलवाड़ किया है, ये सिर्फ भर्ती की प्रक्रिया नहीं है, आपने नौजवानों के सपनों के साथ खिलवाड़ किया है। आपने हमारे ग्रामीण क्षेत्र से जिन किसानों के बच्चे फौज में भर्ती होना चाहते थे, अपनी भारत माता के लिए शहादत देने के लिए तैयार होना चाहते थे, आपने उनके साथ धोखा किया है। हम भी चाहते हैं कि फौज में नौजवान और लोग जमे, लेकिन भारत की सरहद एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है। ऐसे मौके पर आपने फौज और हमारी सेनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। मैं इसको गलत मानता हूं।
अगर बदलाव भी करना था तो संसद में चर्चा करते, नौजवानों से बात करते और कोशिश कर देखते कि किस प्रकार का बदलाव हो सकता है। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए सीधे हम रुख करते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र मेघवाल जुड़ रहे हैं और साथ ही बीजेपी की तरफ से मुकेश पारिक है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। सबसे पहले राजेंद्र मेघवाल जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी, कांग्रेस का ये सत्याग्रह दिल्ली में देखा जा रहा है, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम दिग्गज कांग्रेस के नेता इकट्ठा हुए, ये सत्याग्रह शुरू हुआ और ऐसे में जो मुख्य जो मांगे हैं यहाँ पर, जो एक तरफ जो है राहुल गांधी से जो ईडी की पूछताछ चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अग्निपथ स्कीम को लेकर जो है कांग्रेस ने यह सत्याग्रह किया है। ज्ञापन आज राष्ट्रपति को सौंपा गया, क्या माना जाए, क्या कांग्रेस बीजेपी पर, सरकार पर दबाव बनाना चाह रही है? देखिए मैडम कि जहां तक सरकार पे दबाव बनाने की बात है, तो एक विपक्ष का जनता के हित में सरकार पे दबाव बनाने का एक नैतिक दायित्व होता है और एक लोकतांत्रिक जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी हम बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझने की जरूरत है कि जैसा कि इस वक्त इस देश के अंदर पिछले 8 सालों से जो महंगाई का परिदृश्य है और पिछले 45 वर्षों की सर्वाधिक महंगाई दर है पूरे देश के अंदर, और आपको पता होगा कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब सत्ता में आए तब तो उन्होंने वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। 8 साल हो गए, 16 करोड़ रोजगार देंगे। और उसके अलावा अभी एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि देश के अंदर लगभग 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी ढूंढना बंद कर दिया। लोग पूरी तरीके से हताश हो, और जब जनता हताश हो जाती है तो उसके सामने अगर ऐसा कोई फैसला आता है जो अलोकतांत्रिक हो, असंवैधानिक हो और जनता के हित में नहीं हो, तो उसकी परिणति आपको पता है कि ये जो आंदोलन है ये युवाओं के उस आक्रोश की अभिव्यक्ति है जो कि सेना की लगातार तैयारी कर रहे थे, बरसों से तैयारी कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम राजस्थान के लोग हैं और राजस्थान के अंदर हमारे सेना में जाने की पीढ़ियों की परंपरा है। 3री 4थी पीढ़ी से लोग सेना में लगातार जा रहे हैं। तो आपको पता होगा जो रेजिमेंट का सिस्टम है या बटालियन का या यूनिट का सिस्टम है, उसके अंदर एक ऐसी अपनेपन की भावना है कि उसके अंदर वो इतना ज्यादा वो होता है कि वो देश के लिए सर्वोच्च शहादत देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो आज इस सरकार ने इस 4 साल की जो ये अग्निवीर और अग्निपथ के नाम से जो योजना लाए हैं, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि किसान हमारा 12 सैनिक है, वो इस देश को खाद्यान्न सुरक्षा देता है। पहले उन्होंने किसान को तबाह किया, उसके बाद ये किसानों के जो बेटे हैं, जो गांव के गरीब मजदूरों के बेटे हैं, जो कि सेना में सर्वाधिक भर्ती होते हैं, उनके ऊपर प्रहार किया। आज आपको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान की सेना दुनिया की सर्वोत्तम सेनाओं में मानी जाती है। उसकी एक अपनी अलग ही प्रतिष्ठा है। शौर्य की बात हो, बलिदान की बात हो, चाहे दुश्मन के दांत खट्टे करने की बात हो, हमारी सेना हमेशा ने दुनिया के अंदर भी, चाहे शांति सेना के रूप में अलग अलग प्रदेशों में यूएन पीस कीपिंग में जाके भी अपने दमखम को दिखाने की बात हो। आप मेरे को एक बात बताइए, सोल्जर के लिए ये 4 साल की लिमिटेशंस अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। मैं आपको बताना चाहता हूं 4 साल के पीरियड में 8 महीने उसकी छुट्टियों में चले जाएंगे, 4 महीने आप मेडिकल का मान लीजिए, आधा साल आपकी ट्रेनिंग का मान लीजिए, 4 में से 1.5 साल निकाल दिए। 2.5 साल की नौकरी के अंदर हिंदुस्तान की सीमाएं बहुत विस्तृत है, चाहे इधर चाइना की बात हो, इस तरफ आपका एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ आपका पाकिस्तान है, और समुद्री सीमाएं भी हमारी, आपको पता है किस तरीके का चाइना का वो चल रहा है। तो आज आप देखिए कि ऐसी चारों तरफ हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर इस तरीके के आत्मघाती फैसले, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनरल जीडी बख्शी जो है, मेजर जनरल जीडी बख्शी, जो कि हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी के बड़े मुरीद रहे हैं, उन्होंने इस चीज को कहा। उन्होंने कहा कि हमने आज रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है, रशिया अपने आप में 4 गुना उनसे आबादी में ज्यादा है, लेकिन यूक्रेन ने उसके दांत खट्टे कर दिए, क्योंकि यूक्रेन के सैनिक उनसे चाहे कम है लेकिन उनके पास में एक लड़ने का जज्बा है। तो भारत की सेना को ये सर्वोत्तम सेना से एक ऑर्डिनरी सेना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पता नहीं इनकी क्या नीति है या नियत है, या सेना की जो हजारों हेक्टेयर की जो जमीनें हैं, उन जमीनों को ये हड़पना चाहते हैं। तो ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार ने बहुत ही गलत और आत्मघाती फैसला लिया है। आप देख लीजिए, इनके जो केंद्रीय मंत्री हैं जनरल वीके सिंह, जो कि सेना के जनरल रहे हैं और आपकी थल सेना के मतलब अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि हमसे बात नहीं की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इन्होंने सांसदों से बात की, क्या इन्होंने सैन्य विशेषज्ञों से बात की, क्या इन्होंने
समाजशास्त्रियों से बात की, क्या इन्होंने आपके जो रिक्रूटमेंट एक्सपर्ट है उनसे बात की? अरे भाई, आपने 4 दिन के अंदर 4 बदलाव कर दिए। आप सोचिए ना, आपकी तैयारी नहीं थी, लेकिन आपने युवाओं को मतलब उस पर झोंक दिया। जैसे किसानों को इन्होंने मतलब 750 से अधिक किसानों की शहादत हो गई और बाद में कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। अरे भाई, आप इस तरीके से अलोकतांत्रिक फैसले करते हो जिससे आपका देश पूरा का पूरा परेशान हो जाता है। आज हमारा युवा परेशान है। हम युवाओं से अपील करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी अपील करना चाहती है कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करे जिससे इस देश की संपत्तियों को या सरकारी संपत्तियों को नुकसान हो, निजी संपत्तियों को नुकसान, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करे, गांधीवादी तरीके से करे। और कांग्रेस पार्टी ने आज जंतर मंतर से लेकर राष्ट्रपति भवन तक सत्याग्रह मार्च निकाला और सरकार को झुकाने के लिए युवाओं की जो करोड़ों युवा है जिनकी नौकरी के ऊपर संकट इस सरकार ने डाला है, उसको हटाने के लिए हमने पूरी तरीके से, आपको बताओ, कल हमने तिरंगा मार्च जयपुर में निकाला था और कल ही हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने भी जंतर मंतर पे धरना दिया था। तो हम लगातार युवाओं के साथ में हैं और युवाओं से हम अपील करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से करें और हम इस सरकार को, हरदम इस सरकार को झुकाएंगे। चलिए ठीक है। मुकेश पारिक जी, सुना आपने राजेंद्र जी का ये कहना है किस तरह से जो है कांग्रेस जो है बीजेपी के साथ जो है, अगर कांग्रेस जो बता रही है यहाँ पर, जो बयान यहाँ पर दिया है राजेंद्र मेघवाल जी देखिए कि कांग्रेस जो है यूथ के साथ है और ऐसे में जो फैसला यहाँ पर सरकार का है वो इसको लेकर जो है देखिए किस तरह से जो सत्याग्रह यहाँ पर शुरू हुआ है, जंतर मंतर से राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुका है। ऐसे में बीजेपी ने न केवल यहां पर देखा जा रहा है कि बीजेपी को तो टारगेट यहां पर किया ही है कांग्रेस ने, और साथ ही साथ आरएसएस को लेकर भी बड़ा बयान दिया है कि कहीं ना कहीं यहां पर जो है एजेंडा है आरएसएस का अग्निपथ में। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के युवाओं को सरकार एक ऐसा चांस देने जा रही है जिस उम्र में जो हमारे देश के जवान हैं, बच्चे हैं, वो अपना भविष्य तलाश रहे होते हैं। उस उम्र में उनको एक सेना में भर्ती का एक चांस मिल रहा है और इसको ये समझना होगा इसका विरोध करने से पहले कि इसकी क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और इसको क्यों लागू किया जा रहा है। देखिए, 4 साल का जो कार्यकाल रहेगा हमारे उस जवान का, उस 4 साल के कार्यकाल में उसको इतना राशि मिलेगी कि वो 4 साल के बाद अगर आता है तो वो स्वयं का व्यवसाय कर सकता है। अगर वो नहीं करता है तो उसको अर्धसैनिक बल में, पुलिस में, और कई स्टेट्स ने एक रिजर्वेशन दिया है कि जो अग्निवीर हमारे आएंगे हम उनके लिए नौकरी उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही साथ जितने वहां पर इसमें जो भर्ती होंगे उसका 25% लोग उस सेना में भर्ती हो जाएंगे जिसको परमानेंट उसमें नौकरी मिल जाएगी। तो एक ये समझने की बात है कि जो लोग बैठते हैं परीक्षा में, क्या उनका 100% उनका चयन होता है? 25% लोगों का उनमें से चयन होगा जिसको परमानेंट उसमें रखा जाएगा। उसको इतनी बड़ी राशि मिलेगी, उसको उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा, उसको एक अनुशासन सीखने का वहां पर एक अवसर मिलेगा। ये इतना अच्छी एक योजना सरकार के द्वारा लाई गई है। दुर्भाग्य से हमारे जो विपक्ष के दल हैं वो इसको बजाय इसको समझने से पहले ही हमारे युवाओं को एक उकसाने का कार्य कर रहे हैं। मेरा तो यही एक इसमें अपील है उन युवाओं से कि पहले इस योजना को समझें। ये एक इतनी बढ़िया योजना है। देखिए, हमारे जो परिवारजन होते हैं उस उम्र में उनको एक बड़ी चिंता रहती है कि हम हमारे बच्चे के भविष्य के लिए क्या करें, क्या नहीं करें। लेकिन जब हमारा बच्चा वहां चले जाएगा, एक अनुशासित वहां पर एक नागरिक का उसको सीखने को मिलेगा, वहां पर उसको अपना एक शरीर मजबूत करने का अवसर मिलेगा, वहां पर उसको एक अपने नेशन के प्रति उसके क्या कर्तव्य हैं वो उसको सीखने को मिलेगा। ये सारी चीजें मिलेगी और जब इतनी चीजें सीख के जब वो बाहर निकलेगा तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना निखर के निकलेगा और उसमें से भी 25% वहां सेना में रह जाएंगे। इसका एक जो बड़ा कारण है, एक जो लोग नहीं समझने दे रहे युवाओं का, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। आपने देखा होगा, मैं राजस्थान के ही कई गांवों की चर्चा करता हूं कि जो इसकी कोचिंग देते हैं लोग बाग अपनी जमीन गिरवी रख के, अपने गहने गिरवी रख के फौज के लिए वहां पर कोचिंग करवाते हैं और उस कोचिंग के बाद कोई आवश्यक नहीं है कि उसका चयन होना ही होना है। अरे इसमें से तो 25% युवकों का चयन होना है। तो ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है। मेरी ये अपील है उन युवाओं से कि पहले इस पूरी योजना को समझे, इस योजना को समझने के बाद निर्णय करें और जो राजनीतिक दल इसके खिलाफ है वो भी इसको समझे और इसको समझ के निर्णय ले। दूसरा, मेरे मित्र राजेंद्र जी ने जो बात रखी मैं उसमें से भी कुछ का जवाब देना चाहूंगा।
कांग्रेस ने सत्याग्रह इसका नाम दिया है। मेरी इनसे भी अपील है कि कृपया करके इसको सत्याग्रह का नाम नहीं दें। गांधी जी ने तो सत्याग्रह देश को आजाद करने के लिए किया था। आप सत्याग्रह कर रहे हैं ईडी से बचने के लिए, अपने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनसे बचने के लिए, आप ये आंदोलन करने के लिए। तो मेरा यही निवेदन है कि जो ये योजना लाई गई है युवाओं के भविष्य के लिए एक बहुत अच्छी योजना है। हमारा युवा इससे निखरेगा, उसकी देश के प्रति उसमें जागरूकता बढ़ेगी, उनके जो परिवारजन है उनको ये रहेगा। और मैं एक और बात पूछना चाहता हूं कांग्रेस के हमारे मित्र से कि इतने मुझे लोग बताइए कि जो 21 से 24 साल की आयु में जिनके पास इतनी सेविंग्स हो जाती हो या इतना पैसा होता हो कि वो अपना आगे की उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके या आगे के अपने कंपटीशन दे सके, उसकी एक तरीके से इतना अच्छा एक स्कीम लाई है गवर्नमेंट, और इसको निश्चित रूप से सरकार इसको लागू भी करेगी। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी। इन्होंने एक वीके सिंह जी के बारे में कहा, मैं वो बिल्कुल इन्होंने गलत बयान दिया। वीके सिंह जी ने तो आज ही अपील की है। वीके सिंह जी ने स्पष्ट किया है कि युवा इन आंदोलन में भाग नहीं ले। अगर वो आंदोलन में आए और उन्होंने कोई सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ की, उनका अगर उनके ऊपर केस बन गए तो वो वंचित हो जाएंगे सरकारी नौकरी से। सेना में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हो, तोड़फोड़ करते हो। तो ये सारी चीजें हैं। होना तो ये चाहिए था कि हमारे देश के युवाओं के भविष्य के लिए जो सरकार इतनी अच्छी योजना लाई है, सबको उसका स्वागत करना चाहिए था। आज मैं पढ़ रहा था कल एक समाचार पत्र में कि झुंझुनू के पास के एक गांव से, वहां पर लोगों ने कहा है कि नहीं ये बहुत अच्छी है, हमारे युवा इसके लिए तैयारी करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है इसमें भर्ती होने के लिए। धीरे धीरे इसमें जागृति आएगी, लोगों के समझ में आएगा, युवाओं के समझ में आएगा कि एक बहुत अच्छा सरकार के द्वारा उठाया गया कदम है। आज मोदी जी ने अपने भाषण में कहा है कि जब हम कुछ कदम उठाते हैं तो उस कदमों का हो सकता है कि आपको प्रारंभ में ऐसा लग रहा हो कि इसके निर्णय कठोर है या कैसा है, लेकिन ये निर्णय दूरगामी, इसके परिणाम बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये इसके बारे में लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए और इसके पक्ष में और आने वाले समय में जब भी ये भर्ती निकले हमारे युवाओं को इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। बिल्कुल राजेंद्र जी, लगातार जो है बीजेपी ये अपील कर रही है, धैर्य रखने की यहाँ पर बात कर रही है, युवाओं को भी यही कह रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से क्या यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि प्रोटेस्ट तो यहाँ पर लगातार छात्रों का चल रहा है, लेकिन कांग्रेस अब अपना ही आंदोलन लेकर यहाँ पर खड़ी हो गई है। ये तो आप उनका साथ दे रहे हैं युवाओं का। देखिए सुप्रीत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आर्म्ड फोर्सेस का एक रिसेटलमेंट डायरेक्टरेट है जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो सेवानिवृत्त होकर जो सैनिक आते हैं, एक्स सर्विसमैन आते हैं, उनसे 2 से 3% लोगों को ही दोबारा नौकरी मिलती है। तो लगभग 97 से 98% लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। तो ये स्थिति है। तो जो मतलब भर्ती किए जाएंगे 17 से 21 वाले जो युवा है जो भर्ती किए जाएंगे, उनमें से आप 25% युवाओं को भी रिटेन करेंगे और 75% को आप निकाल देंगे। तो मैं यहाँ ये एक सवाल सरकार की मंशा पे खड़ा करना चाहता हूँ कि जब आप पूरी प्रक्रिया के तहत उन लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं, जब आपने सेलेक्ट किया और 4 साल के लिए उनको सैनिक बनाते हैं, नौकरी पे रखते हैं, तो सिर्फ उसमें सिर्फ 75% लोगों को तो आप बाहर कर देते हैं और 75% लोग 21 साल की उम्र, 21 से 25 साल की उम्र में जब बाहर आएंगे, जब हमारी एक ऑर्डिनरी एज होती है नौकरी ढूंढने की या ग्रेजुएशन प्राप्त करने की, करीबन 22 साल के अंदर हमारा बच्चा ग्रेजुएशन करता है, 12वीं हमारा 18 साल के आसपास करता है। आप सोच के देखिए, 10वीं पास बच्चा सर्विस के अंदर 4 साल नौकरी करके आएगा, 12वीं पास बच्चा 4 साल नौकरी करके आएगा, जब आउट ऑफ सर्विस आएगा उसके पास में कौन सी ऐसी योग्यता होगी कि उसको कॉर्पोरेट नौकरी देगा? सरकारी नौकरियां तो इस सरकार ने छोड़ी ही नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी मंशा पे शक क्यों होता है, क्योंकि इनकी जो राष्ट्रीय मतलब महासचिव है कैलाश विजयवर्गीय जी, उन्होंने कहा कि मैं सिक्योरिटी के लिए भाजपा दफ्तर के अंदर अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। अरे भाई, आपकी सोच ये है, वास्तव में सोच ये है कि आप अपने दफ्तर के अंदर अग्निवीर रखना चाहते हैं। तो यहां पर ये सोचने की जरूरत है, हमें राजनीति से ऊपर उठकर देश का भविष्य, सेना किसी राजनीतिक दफ्तर को सिक्योरिटी देने के लिए नहीं बनी है, सेना इस देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बनी है। तो यहां पर ये बता, आज आपके युवा नेता हैं इनके वरुण गांधी जी, उन्होंने भी कहा कि इस देश के अंदर जो बेरोजगारी की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को कहीं कमजोर करने की ऐसी स्थिति पैदा की गई है, लड़कों युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। तो आप नौकरी दे नहीं पा रहे और हर साल करीबन 55,000 सैनिक रिटायर होते हैं।
उनकी जगह आप नई नौकरियां दे नहीं रहे और 1,60,000 के पास आर्म्ड फोर्सेज के अंदर हमारी नौकरियां खाली पड़ी हुई है। 90,000 से कहीं अधिक लाख के आसपास आपकी पैरामिलिट्री में पड़ी है। अरे भाई, सैनिक कह रहे हैं कि 5 साल किसी सैनिक को सैनिक बनने में लगते हैं। आप 4 साल के अंदर, जिसमें 2.5 साल का पीरियड, तो 1.5 साल का पीरियड तो उसकी ट्रेनिंग और छुट्टी और आपका मेडिकल का ही हो गया। तो 2.5 साल में आप इस देश की सीमाओं को कैसे, मतलब एक दिन भी रखेंगे तो भी वो पूरा नहीं कर पाएगा। आपको पता है हमारी जम्मू कश्मीर से लेके कच्छ तक की जो सीमाएं हैं, या हमारी नॉर्थ ईस्ट की जो सीमाएं हैं चाइना के साथ जो लग रही है, हिमालय की पूरी है, आपका ये लद्दाख है, आपका सियाचिन है। अरे आप सोचिए, 4 सियाचिन जैसी जगह के अंदर आप इन सैनिकों से अपनी इस देश की हिफाजत करवा सकते हैं। मैं कहता हूं, मतलब पूर्व सैनिक हैं जितने भी हमारे अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी, उनका कोई लालच नहीं है, कोई लोग नहीं। आप हमारे ऊपर शक कर सकते हैं कि हम राजनीतिक लोग हैं, लेकिन पूर्व सैनिकों ने इस सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। सरकार को जब लगा कि हमसे गलती हुई है तो उन्होंने 3 सेना के प्रमुखों को, थल सेना के, वायुसेना के, जल सेना के, उनको आगे कर दिया। अगर सरकार ने फैसला लिया तो मोदी जी ने सेनाध्यक्षों को क्यों आगे किया, और सेनाध्यक्षों ने अगर फैसला लिया तो मोदी जी ने इसकी घोषणा क्यों की? अरे भाई, आपकी नीयत में खोट है। आपने इस देश की सेना के साथ प्रयोग किया। मैं कहता हूं इस देश की कृषि से या किसानों के साथ जो प्रयोग किया गया था, उस प्रयोग का भी इन्होंने देखा। 14 महीने 750 से अधिक किसानों की शहादत हुई और बाद में वो फैसला पलट के कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, और कल को ये कह देंगे कि हम युवाओं को समझा नहीं पाए। अरे यार, कोई प्रयोगशाला थोड़ी है ये देश। इस देश की शहादत, मतलब हिंदुस्तान की सेना पूरे दुनिया के अंदर अपने आप में एक पूरी है। शहादत के लिए लोग, चलिए ठीक है राजेंद्र जी, हमारे राजस्थान में मैं मुकेश जी से भी जवाब ले लेती हूँ। मुकेश जी से भी जवाब ले लेती हूँ। सरकार उनके सैनिकों की शहादत के ऊपर भी राजनीति कर रही है। मुकेश जी, क्या प्लानिंग में कोई कमी रह गई थी सरकार की? क्योंकि राज्य सरकारों की यहाँ पर बात की जा रही है कि क्या सरकार ने अलग अलग राज्य सरकारों से बातचीत नहीं की थी इतना बड़ा फैसला लाने से पहले? देखिए, कोई कमी नहीं रही है। ये अपने आप में एक पूर्ण निर्णय है और बहुत सोच समझ के लिया हुआ, देश हित में और युवाओं के हित में लिया गया निर्णय है। इन्होंने जब पहले अपनी बात रखी थी हमारे मित्र ने, तो उन्होंने ये बताया नहीं आपको कि उसमें 25% इनमें से लिया जाएगा। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे असम राइफल्स है और अन्य अर्धसैनिक बल हैं, जब ये इसमें से हमारे युवा निकलेंगे तो उनको उसमें पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उनसे उनके पोस्ट भरी जाएगी। तो ये बिल्कुल कोई मुकालते में नहीं रहे कि वो हमारा युवा दर दर भटकेगा। हमारा वो युवा तो इतना वहां से तबके निकलेगा, इतना स्किल्ड होकर निकलेगा कि उसको इतनी आवश्यकता ही नहीं होगी। वो अर्धसैनिक बल में जा सकता है, वो असम राइफल्स में उसके लिए कोटा होगा, वो पुलिस में जा सकता है। और साथ ही साथ हरियाणा ने और अन्य कई प्रदेशों ने घोषणा की है कि हमको ये जो लोग मिलेंगे, ये युवा जो मिलेंगे, हम उनको हमारे यहाँ स्टेट की जो सर्विस है उसमें भी उनको प्राथमिकता देंगे। तो इस प्रकार से इसको में बिल्कुल भ्रम नहीं रहना चाहिए, और सिर्फ ये भ्रम जो किसी में पालने की जरूरत भी नहीं है कि उन युवाओं का भविष्य तो बहुत अच्छा होगा। अब मुझे हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि ये बता दें कि इतने आपके पास इतने कितने युवाओं की सूची है जो 21 से 24 साल की उम्र के बीच में सेटल्ड हो गए हों, वेल सेटल्ड हो जिनको। अरे हमारे यहाँ तो युवा अपनी उच्च शिक्षा करके 24-25 साल की उम्र से तो प्रारंभ करता है कंपटीशन एग्जाम देना, और वो तो हमारा इतना तैयार होके आएगा वो युवा तो कि उन लोगों से बहुत आगे होगा। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स इतने खुश हैं जब उनकी सुनते हैं कि जिस उम्र में बच्चे के भटकने के चांस रहते हैं, बच्चे के बारे में वो चिंतित रहते हैं, उस उम्र में तो उनको सेना वहां अपने यहाँ लेगी और उन युवकों को तैयार करेगी, उन युवाओं का भविष्य बनाएगी। तो ये कहीं भी इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये युवाओं के भविष्य के लिए बहुत अच्छा निर्णय है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे हमारे युवाओं का। और एक और महत्वपूर्ण चीज है जो मैं हमारे कांग्रेस के मित्र को बताना चाहता हूं, अभी हमारे देश की फौज की जो एवरेज एज है, औसत आयु जो है, वो लगभग 35 वर्ष है। जब ये स्कीम शुरू होगी उसके बाद एवरेज एज हमारी जो सेना की है वो हमारी सरकार चाहती है कि वो लगभग 25 वर्ष हो। आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक स्मार्ट फौज की जितनी एवरेज एज कम होगी वो उतनी अच्छी फौज मानी जाएगी। ठीक है, बिल्कुल हम अपनी चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। बिल्कुल मैं आगे भी चर्चा आगे जारी रखूंगी राजेंद्र जी और मुकेश जी के साथ, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।